हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो बीटीयूपी के डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कोग्नोसी, सूटिक्स और सूटिकल केमिस्ट्री हो गया है। अब बचा है बारी है सोशल फार्मेसी की। तो सोशल फार्मेसी का मॉडल पेपर जो मैं लाता वीडियो, उससे बेहतर मेरे को लगा कि पूरा सोशल फार्मेसी रिवाइज करा दिया जाए, क्योंकि मॉडल पेपर से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अनुमानित कुछ ही क्वेश्चन हम लोग डालते हैं। एक तरीके से सैंपल पेपर होता है कि इसी पैटर्न में आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों के माइंडसेट में ऐसा लग गया था कि नहीं, जो एमसीक्यू हम करा दिए वही एमसीक्यू आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बाय लक हो जाता है, ठीक है। तो पूरा सिलेबस को अगर हम रिवाइज करवा देंगे अभी शॉर्ट में, और इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, पूरा सिलेबस नहीं, पूरे सिलेबस में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आएंगे, मैं यहां से कह सकता हूं श्योर शॉर्ट की कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन मेरे बताए हुए में से आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इस सारी चीज को रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चलेंगे एज ए रिवीजन वीडियो, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद आप खुद से भी जो भी बुक से पढ़े हैं, यदि आप हमारे गाइड से पढ़े तो गाइड को रिवाइज करिए। अदरवाइज यदि आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आप हमारे गाइड को मंगवा करके अभी भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। गाइड से मैक्सिमम क्वेश्चन गाइड से ही आ रहा है, पतली पतली किताब है जैसा कि देख रहे हैं आप, इस तरीके का 5 सब्जेक्ट का किताब है। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके या फिर उदित फार्मेसी के ऐप से ऑर्डर कर लेंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो सोशल फार्मेसी सबसे पहले क्या होगा, आपको पहले तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता हो चल गया होगा सबको, ये अभी एग्जाम दे रहे हैं तो, कि 7 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई 6 क्वेश्चन बनाना है, 11 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें से कोई 10 क्वेश्चन बनाना है, और 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। वो क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ। सोशल फार्मेसी में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले तो सिलेबस दिया हुआ है हमारा। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर, है ना। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। यस, फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, उसमें सोशल फार्मेसी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि सोशल फार्मेसी होता क्या है। तो सोशल फार्मेसी इज द फील्ड दैट डील्स विद रोल ऑफ मेडिसिन बाय इन्वॉल्विंग ऑल द सोशल, साइंटिफिक एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। हर प्रोस्पेक्टिव से, साइंटिफिक या फिर होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव से देखे तो मेडिसिन का क्या रोल है, उस सारे चीज को इन्वॉल्व, जो इतना सारी चीजें मिला करके जो फील्ड बनता है उसको सोशल फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। तो एक सोशल फार्मेसी का डेफिनेशन आपको जनरली पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या कि कुछ स्कोप, सोशल फार्मेसी का क्या स्कोप है, क्या डिसिप्लिन है, क्या किस तरीके से, ये सब अपने ऐसे बनाने वाला क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें रटने वाली बात नहीं है ना। इस समाज में हमारा फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इसको जरूर याद रखिएगा कि क्या है, कैसे सारी चीजें हेल्थ वर्कर्स वगैरह काम करते हैं। थोड़ा बहुत है गाइडलाइन, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हेल्थ का डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है, और जैसे हेल्थ का डेफिनेशन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में आप जरूर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू WHO, ये वाला लाइन लिखिएगा WHO के अकॉर्डिंग, यानी क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरेली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कहने का ऐसा नहीं है कि हेल्थ सिर्फ जब आपके शरीर में कोई तबियत खराब है तभी आप हेल्थ खराब है आपका, नहीं। 3 तरीके से देखा जाता है, 3 डायमेंशन है WHO के अकॉर्डिंग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली यदि आप वेलबींग है, सही है, तभी आपका हेल्थ अच्छा है, ठीक है। ये WHO के अकॉर्डिंग हुआ, याद रखिएगा। अब हेल्थ के डायमेंशन कितने हैं, तो मेनली 5 डायमेंशन है हेल्थ के, वो पांचों का आपको पता होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में अगर लिख ले आ जाए, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ क्या है, हेल्थ के डायमेंशन के बारे में, तो फिजिकल डायमेंशन में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, मेंटल डायमेंशन, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आप 2-4 लाइन सबके बारे में लिख सकें, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, NHP। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि NHP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी। और ये कब लाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1983 में बनाया गया, याद रखिएगा। और आप बात करते हैं क्या, और क्या क्या रखना है, डेमोग्राफी और डेमोग्राफिक साइकिल, जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चैप्टर का है। डेमोग्राफी पे क्वेश्चन आते हैं कि डेमोग्राफी क्या होता है, याद रखिएगा ये डेफिनेशन। डेमोग्राफी, डेमो मतलब होता है पॉपुलेशन, ग्राफी मतलब स्टडी, एक तरीके से याद रखिए। तो डेमोग्राफी बेसिकली नोन एज स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन डिटेल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज। मतलब किसी मतलब रेस्पेक्ट में किसी चीज के, आप सीधा याद रखिए डेमोग्राफी को, ह्यूमन पॉपुलेशन के स्टडी को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। और डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में 5 स्टेजेस होता है, 5 स्टेज के बारे में थोड़ा बहुत डेमोग्राफिक साइकिल जरूर देख लीजिएगा कि 5 स्टेज किस तरीके से होता है। तो जैसे देयर इज अ साइकिल दैट इज यूज्ड टू स्टडी एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए एक साइकिल का जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। और उसके बारे में 5 स्टेजेस है, 5 स्टेजेस को अच्छे से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। ये फैमिली प्लानिंग नहीं पढ़ के जाओगे भैया, कन्याएं छोड़ के भाग जाएगी, ऐसे भी अगर जो नहीं पढ़ोगे तो वास्तविक जिंदगी में भी भाग जाएगी, ठीक है। परिवार नियोजित करना नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग क्या है, तो फैमिली प्लानिंग क्या होता है, बेसिकली रेगुलेटिंग द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली दैट प्रैक्टिसेस कंट्रासेप्शन और एनी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कहने का मतलब है कि फैमिली प्लानिंग जनरली वो चीजें हैं कि आप बच्चों की संख्या कितना रखना चाहते हैं। कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, दो बच्चे मीठी खीर बाकी बवासीर, होता है ना, ये सब स्लोगन है। तो फैमिली प्लानिंग में वही होता है कि आप कितना बच्चा रखना चाहते हैं या फिर दो बच्चे के बीच में कितना गैप रखना चाहते हैं, वही चीज है। स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन या फिर नंबर रेगुलेट करना फैमिली प्लानिंग कहलाता है। किसके द्वारा, कंट्रासेप्शन मेथड के द्वारा। कंट्रासेप्शन मेथड वो होता है कि काम तो होगा लेकिन निशाना नहीं लगेगा, यानी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, काम हो ही, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि इंटरकोर्स होगा लेकिन आपका जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो मेथड को हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। और कंसेप्टिव और कॉन्ट्रासेप्टिव में अंतर समझिए। कॉन्सेप्टिव मेथड जिसमें टी नहीं लगा, कंसेप्टिव इसका मतलब वैसे काम है जिससे कि हमको, मेरा एम है कि नहीं प्रेगनेंसी होना चाहिए, तो वो कंसेप्टिव मेथड हो गया। और हम जैसे कि कंडोम वगैरह लगाते हैं या फिर और भी चीजें आप अलग अलग तरीका, जैसे कि आईयूडी होता है, कॉपर टी होता है, अलग अलग तरीके से अपनाया जाता है, तो वो सब चीजें क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है। अब पर्पस क्या है फैमिली प्लानिंग का, तो माँ और बच्चे का हेल्थ ठीक रहे भैया, अनवांटेड बर्थ ना हो, मतलब अनचाहा बच्चा ना हो। कहते हैं ना, कोई बच्चा बदमाशी करता है, तेरे से तुम्हारा जन्म भी गलती से हुआ है, काहे, फैमिली प्लानिंग में मिस्टेक, एक चूक जिंदगी भर का, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, याद रखिएगा। कंट्रासेप्टिव मेथड होता है, दीज आर द मेथड व्हिच हेल्प इन विथ होल्डिंग अ कपल फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट होने से बचाने वाला जो भी मेथड होता है वो कंट्रासेप्टिव मेथड में होता है। उसमें वेरियस अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कंट्रासेप्टिव मेथड पे, तो ध्यान रखिएगा। नेचुरल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड होता है, हार्मोनल मेथड होता है, टर्मिनल मेथड होता है। अब नेचुरल मेथड में क्या क्या है, तो जो नेचुरल तरीके से होता है जिसमें कि आप किसी भी प्रकार का चीज यूज ना करें, बस अपनी समझदारी दिखाएं, जैसे कि सेफ पीरियड और कैलेंडर मेथड। इसमें कहा जाता है कि जब 28 दिन का जो साइकिल होता है, 28 दिन का साइकिल होता है ना, महीना पीरियड, उसमें 12 से 16 दिन के बीच में आप ओव्यूलेशन का सबसे ज्यादा चांस होता है, जिससे कि क्या होगा, ओवम आएगा, तो आप स्पर्म उस बीच में मत कीजिए, मतलब 12 से 16 के बीच, 12 से 16वें दिन के बीच में आप आराम से दूर बैठ के रहिए, अलग सुतिए, ठीक है। ये हो गया सेफ पीरियड या कैलेंडर मेथड। तो नेचुरल मेथड में आपको 2-3 याद रखना है, ताकि क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कंट्रासेप्टिव मेथड पे, तो ये सब आप लिखेंगे। एब्स्टिनेंस मेथड में क्या होता है, इन मेथड नो सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन एट ऑल, आप करेंगे ही नहीं, बट दिस मेथड में लीड टू मेंटल ब्रेकडाउन और स्ट्रेस। कहने का मतलब है कि आप नेचुरल मेथड है तो आप सेक्स ही नहीं कीजिए, है कि नहीं, आप काम में मत कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है, काम मतलब जानते हो ना, संस्कृत में काम मतलब काम वासना, समझ रहे हो ना, कामा सूत्र क्या होता है, वही सब होता है। इन दिस मेथड नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो मेंटल ब्रेकडाउन, दिमाग पूरा से पागल, अनहेल्दी सेक्स लाइफ होगा तो बेकार हो जाएगा। तो ये एब्स्टिनेंस वाला मेथड मत लिखिएगा, लेकिन हाँ ये जरूर लिखिएगा कोइटस इंटरप्टस मेथड होता है, जिसमें कि क्या होता है कि आप इंटरकोर्स के दौरान जब इजैकुलेशन का टाइम आता है तो उस समय आप अपना पेनिस बाहर निकाल लीजिए। तो इन दिस मेथड स्टेट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल विड्रॉल द पेनिस, मेल क्या करता है, अपना पेनिस को बाहर निकाल देता है फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। जैसे इजैकुलेशन होने वाला है, स्पर्म बाहर निकालने वाला है, वो बाहर निकाल देगा, जिससे क्या होगा, स्पर्म अंदर नहीं जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये सब था मेथड, एक दो मेथड बता दिया मैंने, ये दोनों मेथड सेफ कैलेंडर मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस मेथड, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखिएगा। केमिकल मेथड में जैसे पूछ देगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, उसका अलग अलग मेथड में, तो आप इसी तरीके से लिखिएगा। केमिकल मेथड में आ गया स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होता है, दीज आर द पेस्ट और क्रीम फॉर्म में होता है, जो कि अप्लाई किया जाता है वेजाइना के आसपास में, जिससे कि स्पर्म वहां जाएगा, वो स्पर्म का मोटिलिटी कम कर देगा या फिर उसको सप्रेस कर देगा, या फिर उसको क्या करेगा, स्पर्म के एनर्जी को कम कर देगा, या फिर स्पर्म को मार देगा, ये काम करेगा। या फिर टैबलेट्स वगैरह आते हैं केमिकल मेथड में। मैकेनिकल मेथड में अक्सर पूछा जाता है कॉन्डोम्स, जो कि किसका बना होता है, लेटेक्स और रबर का बना होता है, मेड अप ऑफ लेटेक्स और रबर, ठीक है। मेन का कॉन्डम अलग आता है, फीमेल का कॉन्डम अलग होता है, ठीक है, जो कि मैकेनिकल मेथड में आता है, यांत्रिक विधि में। इसमें कोई, क्योंकि कोई केमिकल थोड़े है, एक बैरियर है ना,
अब डायफ्राम भी ये डोम शेप्ड होता है। डोम शेप्ड मतलब इस तरीके से गुंबद के आकार का होता है, जो कि महिलाओं में लगाया जाता है, जो कि किसका बना होता है, रबर का बना होता है, ठीक है। पोजीशन इन द वेजाइना बिफोर द इंटरकोर्स, इंटरकोर्स करने से पहले वेजाइना में डाल दिया जाता है। आईओडीज का फुल फॉर्म क्या होता है, आता है क्वेश्चन, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज आते हैं। और आईओडीज में जैसे कि लिपस लूप हो गया, कॉपर टी हो गया, LNG20 हो गया, ये सब क्या है, आईओडी है। लिप्स लूप का शेप क्या होता है, एस शेप्ड होता है। कॉपर टी टी शेप का होता है, और जो कि स्पर्मिसाइडल नेचर होता है, स्पर्म को मारने का काम करता है। LNG20 न्यू काइंड ऑफ आईओडी है, जो कि हार्मोन रिलीज करता है ना, हार्मोनल, ये है हार्मोनल, क्या कहते हैं ये LNG20 हार्मोनल आईओडी है, ठीक है। आईओडी के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, जरूर याद रख लीजिएगा थोड़ा बहुत। और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आप उतना कुछ याद रखें ना रखें, छोड़िए। फार्मासिस्ट का क्या रोल है आपको पता होना चाहिए, कि अवेयर करना लोगों को ये सारी चीजें, और कोई खास नहीं होता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन किस पे आता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज अ फीडिंग, माँ अपने स्तन से दूध बच्चों को पिलाती है ना, स्तनपान कराना वही ब्रेस्ट फीडिंग है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द फीडिंग ऑफ एन इन्फेंट और यंग चाइल्ड फ्रॉम ब्रेस्ट, नॉट फ्रॉम द बॉटल और एनी कंटेनर। अगर ब्रेस्ट फीडिंग वही होता है जब बच्चा माँ अपने ब्रेस्ट से बच्चों को दूध पिला रही है, ना कि किसी बोतल या फिर कंटेनर से, ठीक है। इसमें माँ के दूध में कोलेस्ट्रम पाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है, NWBC पाया जाता है। और इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है माँ के एंटीबॉडी में, इसीलिए माँ का पहला दूध जो होता है उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, इसीलिए पिलाना चाहिए। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कोलेस्ट्रम माँ के दूध में, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी और WBC पाए जाते हैं, जिससे कि बच्चा का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। और ये पहला दूध को ही कोलेस्ट्रम कहते हैं, माँ के पहला दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। और है, और मैं क्या बताऊं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ये क्या हुआ कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, यहाँ पे आपको श्योरिटी मिल सकती है कि क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, ठीक है, आप एग्जाम दे करके आएंगे तो। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि आपके शरीर में एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाना बीमारी से लड़ने को। तो इट इज रेफर्स टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय होस्ट टुवर्ड्स इंजरी काउज्ड, किसी प्रकार का इंजरी हो गया या तो तबियत खराब हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर करता है, तो आप उसको झेल सकते हैं कि नहीं, वही है प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इननेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्या होता है, नेटिव इम्यूनिटी होता है। नेटिव इम्यूनिटी मतलब क्या हुआ, जो आपको जेनेटिक या बाय बर्थ मिला हुआ है, जन्म से ही मिला हुआ है। इट इज अ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इंडिविजुअल पोजेस वर्च्यू ऑफ हिज, हर जेनेटिक मिला हुआ या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप हुआ, मतलब कि बचपन से ही मिला हुआ है, बाय बर्थ मिला हुआ है। और ये बड़े होते गए, जैसे जैसे दुनिया देखते गए आपके ऊपर अटैक करते गया, जैसे कि चिकन पॉक्स आपके अटैक किया, कहते हैं एक बार हो जाता है जिसको चिकन पॉक्स, उसको दोबारा नहीं होता है। तो चिकन पॉक्स हुआ तो उसके प्रति हम लोगों को क्या हुआ, एंटीबॉडी जनरेट हो गया, जैसे अगली बार अब नहीं होगा। जैसे कोरोना वायरस का एंटीबॉडी जनरेट हुआ था, ये सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोल्यूशन वगैरह पे, क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख देंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ये सब पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लास्ट टाइम है। तो अब बात करते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट चीजों पे, और क्या चीज पे क्वेश्चन आ सकता है देखते हैं। मैंने सब टिक लगाया है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन क्या होता है, चैप्टर 3 नंबर है। न्यूट्रिशन क्या होता है, द न्यूट्रिशन डेफिनेशन पूछा जा सकता है। न्यूट्रिशन सिंपली रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इनटेक, खाना खाएं, डाइजेस्ट हुआ, उसका एसिमिलेशन हुआ यानी कि एब्जॉर्प्शन हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है ना, ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिजल्टिंग इन मेंटेनेंस हेल्थ एंड कॉम्बैट डिजीज। पूरा खाना खाएं, पचा, हमारे शरीर में लगा, उस पूरे प्रोसीजर को हम लोग न्यूट्रिशन के अंतर्गत गिनते हैं, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट्स के द्वारा होता है। न्यूट्रिएंट्स को दो क्लासिफिकेशन में हुआ, दो कैटेगरी में बांटा गया, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा जा सकता है। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होता है जो कि बॉडी को लार्ज अमाउंट में जरूरत पड़ता है, ज्यादा मात्रा में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या हो गया, फैट भी हो सकता है, ये सब क्या हो गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि नीडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉडी में कम मात्रा में जरूरत हो, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फूड का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, हाँ, जैसे प्रोटीन के बारे में कभी कभार क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोटीन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो मैं बता देता हूं। ये लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि जिसमें क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और एमिनो एसिड कंटेनिंग होता है। या प्रोटीन का मोनोमर क्या है, प्रोटीन के बहुत सारे छोटे 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 क्या होता है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। किस बॉन्ड से जुड़ता है, सब आपस में, तो पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड लिंकेज नाम के बॉन्ड से जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है सारे एमिनो एसिड। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है, एमिनो एसिड है ना। और टोटल कितने एमिनो एसिड हैं, तो 22 एमिनो एसिड है, जिसमें कि इसेंशियल एमिनो एसिड हमारे बॉडी के लिए 20 है और 2
नॉन इसेंशियल है, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं हम लोग फैट का, तो फैट का भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनसोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, वाटर में नहीं होता है सॉल्युबल, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईथर, बेंजोइन या फिर क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन वगैरह पता होना चाहिए, फैट का क्या होता है, सोर्स है ना, सोर्स वगैरह पता होना चाहिए कि, और फिर आप बता सकते हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी भैया, कार्बोहाइड्रेट और फैट में क्वेश्चन ये आ सकता है कि एनर्जी, एनर्जी याद रखिएगा सबसे ज्यादा किससे मिलता है, एनर्जी आपको किससे मिलता है, तो फैट और प्रोटीन में। देखिए मैं एक दो टॉपिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो कौन है, क्या है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपका, क्या होता है बताइए, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है, ओके। और ऐसा नहीं कि फैट एनर्जी नहीं देता, जहां तक हो सके तो फैट ज्यादा एनर्जी देता है। अगर बात करें एनर्जी के तुलना में, एनर्जी की तुलना अगर बात करें तो फैट और कार्बोहाइड्रेट में तो ज्यादा एनर्जी फैट ही देता है ना, ज्यादा एनर्जी फैट ही देता है। अगर बात करें जैसे कि मैं बताता हूं, कुछ ऐसा होता है, मुझे उतना एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, 1 ग्राम फैट से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, लगभग दुगना ऊर्जा देता है फैट। लेकिन फैट का बहुत सारा साइड इफेक्ट भी है ना, आप जानते हैं। तो इसलिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा एनर्जी किससे, तो फैट से। कम एनर्जी होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा फायदेमंद है, क्यों, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है या फिर किससे ज्यादा एनर्जी मिलता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना, मात्र 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, जबकि फैट में देखिए लिखा होगा कहीं, अगर फैट मैंने पढ़ा होगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, इतना अभी ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूँ 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, याद रखिएगा। मोनोसेक्राइड वो होता है जिसको कि आप हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता है, ब्रेक डाउन नहीं किया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे कि एग्जांपल में आप रख लीजिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा भैया। कहता कि कार्बोहाइड्रेट का 3 क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मोनो माने एक, ए मोना होता है ना, मोना मोनो, मोनो माने एक, डाई यानी 2, पॉली, पॉली माने बहुत सारा, बाबा समझ रहे हो ना, तो पॉली मतलब बहुत सारा से मिलकर बना होता है, उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड में कौन कौन सा आ गया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि कौन सा पॉलीसेक्राइड है, कौन सा मोनोसेक्राइड है, या फिर कौन सा डाइसेक्राइड है, याद रहना चाहिए। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज है ना, वो क्या हो गया, मोनोसेक्राइड में हो गया। और डाइसेक्राइड में आ गया लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज, ये सब क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है। और स्टार्च हो गया, फाइबर हो गया, डेक्सट्रीन हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, ये सब पॉलीसेक्राइड है। मेन कंफ्यूजन होता है लोगों को मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में। मैं बोल रहा हूँ भैया कि अगर अपना भला चाहते हो तो किसी तरीके से हाथ में लिख के ले जाने तो नहीं बोलेंगे, दिमाग में भाई अटा लो कहीं भी, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड कौन कौन सा है, क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा चांस आता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड है, जबकि लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज डाइसेक्राइड है। बोर नहीं होना, एकदम आपके लिए ये लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं, तो आपको देखना है और अच्छा रिस्पांस करना है और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है, ताकि आगे भी इस तरीके का काम किया जा सके आप लोग के लिए, फ्री भी, यूट्यूब पे भी। वैसे ऐप पर तो सारी चीजें करवाई जाती है, एक एक डेढ़ घंटे की क्लास चलती है। विटामिन के बारे में अब आता है, विटामिन पे याद रखिएगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल। ई नहीं याद करोगे तो भाई जो दोसरकी वाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, पहलकवी नहीं, पहलकवी तो छोड़िए देगी, क्योंकि 3 पेपर जा चुका है, अब दोसरकी वाली वो छोड़ देगी। तो विटामिन जरूर जो अल्टरनेटिव में रखे हो ना बैकअप में, अगर ये रुस गई तो उससे बात करके थोड़ा मन फ्रेश कर लेते हैं, वो छोड़ के जाएगी, ध्यान रखना। तो फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन एकदम याद रख लो कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है, तो डेका, ए डेका, क्या याद रखना है, ट्रिक डेका, एकदम याद रखना, DEKA, DEKA मतलब क्या, विटामिन ए, विटामिन DEKA, इस तरीके से राइमिंग में। डेका क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है, और बचा क्या, बी और सी, तो वो हो गया वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो याद रखिएगा DEKA, डेका जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, बस एग्जाम भर याद कर लो भाई। और वाटर सोल्यूबल विटामिन को बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्यों उसको, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है तो यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाएगा, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन को हम लोग आराम से लीवर में स्टोर कर लेते हैं, लीवर स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये सब लाइन एकदम मलाई बोल रहे हैं ना, मलाई है ना, एकदम मलाई है ये सब, याद रखना, जैसे क्वेश्चन आ सकता है। मिनरल्स में कभी कदार क्वेश्चन आते हैं, मिनरल्स क्या होता है और सारे मिनरल्स का थोड़ा थोड़ा, इतना अभी मत पढ़िए है ना, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब बात करते हैं थोड़ा सा बैलेंस्ड डाइट क्या होता है ये पता होना चाहिए। वैसा डाइट जिसमें कि बैलेंस्ड डाइट, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग, अलग अलग फूड हो, अलग अलग जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ऑप्टिमम मात्रा में हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल भी हो, वाटर भी हो, मतलब सब एक बेस्ट प्रोपोर्शन में हो, सब एकदम नियमित रूप से हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बेनिफिट क्या है, इम्यूनिटी बढ़ता है, सब चीज शरीर का हेल्दी रहता है, और क्या। अब माल न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आता है, ये माल न्यूट्रिशन ना भाई बा समझ रहे हो ना, मालवा मालवा के बेटा मामा मामा कहा था, नाम ढके सुदामा कहा था, मालवा के बेटा मामा मामा कहा था, तो तहार भी मालवा के बेटा ना मामा मामा कही अगर माल न्यूट्रिशन न पढ़वाता। तो माल न्यूट्रिशन याद रखिएगा क्या होता है, न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है, सेलुलर इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, ठीक है। याद रखिएगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे एकदम याद रखिएगा। मेरास्मस और क्वासियरकर, मेरास्मस और क्वासियरकर पे क्वेश्चन आ सकता है कि मेरास्मस में क्या होता है, एकदम महामारी छा जाता है। महामारी मतलब एगो कहावत है, ऐसा मतलब कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं महामारी छा गया, मतलब ना ही उसको प्रोटीन मिल पाता है ना ही एनर्जी मिल पाता है। तो प्रोटीन एनर्जी की बात हो रहा है, तो जब प्रोटीन एनर्जी दोनों डेफिशिएंट हो जाएगा तो उसको मेरास्मस कहेंगे। और क्वासियोरकर में क्या होता है, क्वासियोरकर में सिर्फ एनर्जी डेफिशिएंसी होता है। जैसे कि इस दोनों बच्चा में पहचानिए कौन होगा मेरास्मस, कौन होगा क्वासियोरकर। ये होगा मेरास्मस, इसको न प्रोटीने मिल रहा है न एनर्जी मिल रहा है, तो इसका पेट उट सब सूख जाएगा, एकदम हड्डी उड्डी दिखने लगेगा। ये हो गया मेरास्मस। तो मेरास्मस में एक दो बात बता देते हैं हम आपको, यहाँ पे मेरास्मस में लिख रहे हैं एम मने मेरास्मस का, ये क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी, यानी एनर्जी मैंने कार्बोहाइड्रेट, ये भी कम पड़ जाता है, ये भी कम पड़ जाता है। और ये होगा कब, 6 महीने से छोटे बच्चे को, 6 महीने से छोटे बच्चे को, 6 महीने से छोटे बच्चों को होता है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि जो 6 महीने का छोटा बच्चा है उसको दूध मिल नहीं पा रहा है और वो खाना खा नहीं पाएगा, है ना। गरीब आदमी के यहाँ अक्सर होता है, वो दूध मिल नहीं पा रहा है, उसकी माँ को दूध नहीं हो रहा है, माँ खरीद के दूध पिला नहीं पा रही है, तो उसको मेरास्मस हो गया। क्वासियोरकर में क्या होता है कि आपका क्वासियोरकर में पॉट बेली से पेट भर कीटाक निकल जाता है, बच्चा को दूध नहीं मिलता है ना, तो बच्चा क्या करता है, स्केली स्किन हो जाता है, रुखरा स्किन होता है। इसमें क्या होता है ना कि बच्चा को अगर दूध नहीं मिल पा रहा है तो बच्चा भरपेट अनाज खाने लगता है। कहते हैं छोटे बच्चों को ज्यादा अनाज नहीं खिलाना चाहिए, तो ये होता है जब भी होता है 1 साल से ज्यादा के बच्चे को होता है, 1 साल से बड़े बच्चों को होता है, ठीक है। क्यों 1 साल से बड़े बच्चों को बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर दूध नहीं मिला तो बच्चा खाने लायक हो गया है, बच्चा दबा के खा लेता है, इससे क्या होता है, शरीर में कमजोर तो नहीं होता लेकिन हाँ पेट वेट निकल जाता है, इडीमा टाइप हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। ये हो गया क्वासियोरकर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वासियोरकर और मेरास्मस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। मेरास्मस में प्रोटीन एनर्जी दोनों डेफिशिएंट हो जाता है, जबकि क्वासियोरकर में सिर्फ एनर्जी का डेफिशिएंट होता है, नहीं कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अब विटामिन से क्वेश्चन आएगा भैया। विटामिन ए का सोर्स क्या है आपको पता होना चाहिए, अलग अलग ऑयल चीज वगैरह आप अपने से लिख लेंगे, मैं ज्यादा। हाँ, विटामिन ए की डिफिशियंसी क्या क्या होता है, तो आई रतौंधी मतलब समझ रहे हो ना, नाइट ब्लाइंडनेस याद रख लेना, प्लस जीरोप्थेल्मिया, ये सब मतलब आंखों की बीमारियों का नाम है। कंजक्टिवाइटिस हो जाना, क्रेप्टोलमेलेसिया हो जाना, ये सब क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है, याद कर लीजिए। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला बीमारी क्या है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया, जिसमें क्या हड्डी में कमजोरी हो जाता है। और सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई को क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा, टोकोफेरॉल होता है। और स्पेलिंग पे मत जाइएगा भैया, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मुझे भी इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ टोकोफेरॉल। और इसका क्या कहते हैं, इसके कमी के कारण क्या होता है, तो आपको इनफर्टिलिटी होती है, यानी बांझपन होता है, ठीक है। अब विटामिन के का क्या होता है, रासायनिक नाम थ्रोम्बो, क्या कहते हैं, विटामिन के का क्या होता है मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आप लोग देख लीजिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। शायद विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का मैं भूल गया, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। इसमें क्या होता है ना, हेमोरेजिक डिजीज होता है, ब्लड वगैरह अगर कहीं से रिस रहा है तो वो रोक नहीं पाता है, ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है। अब विटामिन सी, इसको एस क्या कहते हैं, इसको तो होता है स्कॉर्बिक एसिड, है ना, विटामिन सी का होता है। सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों में पाया जाता है, और इसकी डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है। स्कर्वी बीमारी होता है ना। बोन्स वगैरह में पुअर मिनरलाइजेशन होता है, मिनरल्स वगैरह कम हो जाता है। अब विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है, और इसकी कमी से होने वाली बीमारी क्या है,
बेरी बेरी, क्योंकि विटामिन बी क्या है, कॉम्प्लेक्स है तो उसका अलग अलग नाम होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन होता है और इसकी कमी से होने वाली बीमारी आप याद मत रखिए, वैसे स्किन डिसऑर्डर वगैरह होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन, नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी पेलाग्रा होता है, क्या पेलाग्रा हो जाता है। विटामिन बी5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड, जिसके की कमी से होने वाला रोग मत याद रखिए, उतना ध्यान नहीं है, बस नाम रख लीजिए केमिकल नाम कि क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड, क्या है, फॉलिक एसिड है। और इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, इसको आपको प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है, इसकी डेफिशिएंसी अक्सर, जो कि एनीमिया काउज करता है, यानी फॉलिक एसिड का कमी हो जाता है बॉडी में, ठीक है। विटामिन बी12 का साइनोकोबालामाइन होता है, जिसमें कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब कुछ मैं रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट से। अब मेन हीरो तो आपका चैप्टर नंबर 4 है। न्यूट्रास्यूटिकल पे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, मैं देख रहा हूँ, हाँ न्यूट्रास्यूटिकल पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके न्यूट्रिटिक्स में भी क्वेश्चन आया था तो इसमें भी आ सकता है। न्यूट्रास्यूटिकल टर्म दिया था डॉक्टर स्टीफन डेफलिस नाम के वैज्ञानिक ने, और न्यूट्रास्यूटिकल दो वर्ड से मिलकर बना, एक न्यूट्रिशनल और फार्मास्यूटिकल, है ना। तो वैसा फूड सप्लीमेंट, देखिए द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज कॉइन्ड बाय कंबाइनिंग टू टर्म्स, nutrition and pharmaceutical. Nutraceutical is any substance that is a food of a part of food that provides medicinal or health benefit. मेडिसिनल बेनिफिट भी दे, औषधीय लक्षण भी हो और उसको हेल्थ बेनिफिट भी दे और डिजीज से भी बचाए, तो वो क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल होता है, ठीक है। अब न्यूट्रास्यूटिकल में हो गया, अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 4 माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। बहुत सारे बच्चे वीडियो को छोड़कर जा भी चुके होंगे, तो उनके आत्माओं को शांति मिले भैया। वैसे ही बच्चे कमेंट में गरियाते हैं आकर के, तो आपके गाली देने से मेरा कुछ नहीं जाता, याद रखिएगा। इन माथा का शक्ति इतना, मतलब बहुत ज्यादा मोरल हाई रहता है मेरा, ठीक है। एक छोटा सा नेगेटिव कमेंट आपका मेरा कभी भी मोरल डाउन नहीं कर सकता है, ठीक है। जो मेरे जेन्युइन बच्चे हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं ऐप पर या फिर यूट्यूब पे भी कुछ अच्छे बच्चे हैं, वो मेरे को ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, मेरे बात को, मेरे काम को अप्रिसिएट करते हैं, ओके। क्योंकि मैं आप लोगों का भला चाहता हूं और हर टीचर आपका भला चाहता है, ठीक है। तो उनके चीजों को आप एक्चुअली ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो, है ना। देखिए आज मैं जैसे बता रहा हूं, इतने से क्वेश्चन बाहर जाने का कोई संभावना ही नहीं बनता है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 4 माइक्रोबायोलॉजी, यहीं तक चैप्टर 4 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात है। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, तो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एजेंट्स विच आर टू स्मॉल, जो कि बहुत छोटे होते हैं और जिसको नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी होते हैं। और स्पेशलिस्ट जो होता है माइक्रोबायोलॉजी का, उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। और टर्म माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया का खोज भी किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। और टर्म माइक्रोबायोलॉजी भी किसने दिया था, लुईस पास्चर ने ही दिया था। अब इसके स्कोप थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने से क्या होगा, आप सबके पैथोजन के बारे में जान पाएंगे, उसका क्या काउज है, कैसे कारण है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एपिडेमोलॉजी का डेफिनेशन आएगा भैया। एपिडेमोलॉजी मतलब क्या होता है, तो हमने डेमोग्राफी बताया था ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यहाँ पे है स्टडी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में कितना डिजीज है, कौन से डिजीज है, उसका स्टडी को हम लोग किसी भी एक डिजीज का एपिडेमोलॉजी होता है ना, हर डिजीज का एपिडेमोलॉजी आता है अपना अपना। तो वो डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है, उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उस पॉजिटिव एजेंट का कैसे फैलता है, क्या प्रिवेंशन है, क्या ट्रीटमेंट है, वो सब एपिडेमोलॉजी में आता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होता है, एपिडेमोलॉजी होता है। अब एपिडेमोलॉजी का एम क्या है, क्या होता है, इससे क्या होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर पता चल जाता है, यानी कि जो कारक है, आखिर पैथोजन कौन है, किस वजह से ये बीमारी हो रही है, वो सब पता चलता है। हेल्थ स्टेटस, पॉपुलेशन में कैसा हेल्थ स्टेटस है, वो सब पता चल जाता है, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब चीजें पता चल जाती हैं। अब बात करते हैं क्या, कुछ टर्म है, ध्यान रखिएगा। ये टर्म मैंने हाईलाइट करके रखा है भाई, है ना। 107 पेज का पीडीएफ को मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि सुटिक्स में पेपर थोड़ा सा मॉडल पेपर से बच्चों को नहीं आया, तो मुझे बहुत खराब लगा। वैसे तो मेरे ऐप के जितने भी बच्चे थे उनको बहुत अच्छा पेपर गया, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ा है। लेकिन जो यूट्यूब के बच्चे थे उनके साथ थोड़ा सा हुआ, क्योंकि एक मॉडल पेपर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा अनुमान होता है ना। लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चन आए थे और हमारे गाइड से 100% में क्वेश्चन मैच किया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन हाँ अब है एपिडेमो, यहाँ से तो 100% मैच करेगा, तो मैंने सोचा नहीं मॉडल पेपर से काम नहीं चलेगा, मैं पूरा सिलेबस ही रिवाइज करवा देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब, है ना। जैसे एंडेमिक, एपिडेमिक, सोराडिक और पेंडेमिक, ये 4 टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं। एंडेमिक क्या होता है, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब कांस्टेंट, जैसे क्या हुआ कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में कोई ऐसी बीमारी है जिसका कि हर बार, जैसे कि है कि हर दिन 100 पेशेंट तो कम से कम आएंगे, कांस्टेंट प्रेजेंस दिख रहा है
कि लगभग 150, 180, 80, 180, 100 लगभग आ रहा है। जैसे एग्जांपल में कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के कारण होता है। ये नॉर्मल सर्दी जुकाम अक्सर होते ही रहता है, इसको एंडेमिक कहेंगे, ये कोई खराब चीज नहीं है। अब एपिडेमिक क्या होता है? आउटब्रेक ऑफ क्या कहते हैं, डिजीज कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 100 या 50% रहना चाहिए इस बीमारी का, अचानक से आउटब्रेक हो जाए, 100 से 150, 500, 1000 तक पहुंच जाए, है ना, 500, 1000 तक पहुंच जाए, तो वो एपिडेमिक के केस में आता है। और वही एपिडेमिक यदि कंट्री टू कंट्री फैलने लग जाए, देशों विदेश में, जैसे चाइना से इंडिया में आ गया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इधर उधर पूरा जगह फैल गया, साउथ कोरिया वगैरह में, जैसे कोविड-19 कोरोना, वो पैंडेमिक के केस में आ जाता है। तो वैसा एपिडेमिक, ये भी तो एक एपिडेमिक हुआ, है ना। एपिडेमिक क्या होता है? एंडेमिक हुआ नॉर्मली कांस्टेंट प्रेजेंस, है ना। तो एपिडेमिक मतलब नॉर्मल कांस्टेंट प्रेजेंस, सो रोज 100 आ रहा है। एपिडेमिक 100 से 1000 हो गया अचानक से, अब वो 1000 पूरे देशों में फैल रहा है, एक देश से दूसरे देश में, वो पेंडेमिक होता है। तो एपिडेमिक विच स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवर द होल वर्ल्ड में पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कि एड्स हो गया, कोविड-19 वगैरह हो गया पेंडेमिक में, ठीक है। अब सोराडिक वो होता है जो कि बहुत कम, बहुत मतलब इनफ्रीक्वेंट, उसका कोई केस नहीं, कभी एक आया कभी नहीं भी आया, जैसे पोलियो वगैरह का, अब बहुत कम ही देखा जाता है इसका पेशेंट, है ना। अब आते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज में याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन के बेस पे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं याद करोगे ना भाई तो मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन कंफर्म लिख लो, यहाँ से आएगा। ये स्लाइड से खाली स्क्रीनशॉट लो और सुबह पढ़ के जाना कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है और वायरल डिजीज कौन सा है ना। हम तोहार देखी तू हमार देखा, सुन ले बानू ना, हम तोहार सुनी, जो आप लोग बोलते हैं वो हम सुनते हैं, अब तू हमार सुना, है ना। वही बात है कि हम तोहार सुनिए तू हमार सुना भैया, तो दोनों के भलाई बा। तो मतलब बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज याद रख लीजिए कि बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सा होता है, तो डिप्थेरिया होता है, टेटनस होता है, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर बैक्टीरियल डिजीज, है ना, कौन बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज है, तो याद रहेगा तभी तो आप मार पाइएगा। बैक्टीरियल डिजीज में कुछ ऐसा नहीं इतने को बैक्टीरियल है, कुछ एग्जांपल आपको याद रहे जो फेमस है, क्वेश्चन आते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा। अब डिप्थीरिया का कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, तो क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी हो गया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। टेटनस का हो गया क्या, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे सब। टाइफाइड का होता है साल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरकुलोसिस का होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, कोलेरा का होता है विब्रो कोलेरी, है ना। वायरल डिजीज में कौन कौन सा आ गया, मम्स हो गया, मिजल्स हो गया, पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, ये सब हो गया। और फंगल डिजीज याद रख लीजिएगा, फंगल डिजीज में रिंग वॉर्म वगैरह होते हैं, एथलीट फुट हो गया फंगल डिजीज में। और प्रोटोजोअन डिजीज भी याद रख सकते हैं, तो मलेरिया, एमीबियासिस, कालाजार, ये सब क्या है, प्रोटोजोअन डिजीज में आते हैं। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और फंगल डिजीज स्क्रीनशॉट लेकर के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब है लगभग सारी बीमारी के बारे में। अब यहाँ पे किस बीमारी के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कोई नहीं कह सकता, तो सब बीमारी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, मैं बस ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव एजेंट रिवाइज करा देता हूँ कि जो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा आपको आरएनए वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसका। पढ़ना बहुत कुछ है आपसे, बीमारी के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा रोल ऑफ फार्मासिस्ट सब में लगभग यही है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को एडवाइस देना, लोगों को उससे बचा के रखना, यही सब रोल ऑफ फार्मासिस्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सार्स का फुल फॉर्म आता है, आ सकता है, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और सार्स एक प्रकार का नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट क्या है? वायरस बिलोंगिंग टू कोरोना वायरस फैमिली, कोरोना वायरस वाला ही फैमिली वाला होता है, क्योंकि सार्स कोविड 2, ठीक है, सार्स कोव 2 नाम से होता है वायरस, जो कि सार्स के पॉजिटिव एजेंट में आता है, ठीक है। अब कोविड-19 का कारण क्या है? सार्स कोव 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया, ये सार्स में जो होता है ना, वो सार्स वायरस इज काइंड ऑफ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का ही नया स्ट्रेन है, वो सार्स वायरस है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, डिप्थेरिया, है ना। डिप्थेरिया का क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसमें कभी कभी आ जाता है कि इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी फेरिंग्स में प्रॉब्लम आता है। इसमें किस में आता है प्रॉब्लम? फेरिंग्स में प्रॉब्लम आता है ना, फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। कोविड-19 में लंग्स में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। चलिए और सब देखते चलते हैं, फटाफट से रिवाइज करते चलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? इन्फेक्शियस लंग्स, लंग्स में पानी भर जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के कारण। और इसके बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। कौन सी? इसकी इम्यूनिटी के लिए कौन सी टीका लगाई जाती है? बीसीजी वैक्सीन, ठीक है।
अब और कौन सा पढ़ना है, हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, लीवर। लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। और 5 टाइप का हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं। कोलेरा बीमारी को हैजा भी कहते हैं, जो कि पॉजिटिव एजेंट है। विब्रो कोलेरी बीमारी, विब्रो कोलेरी है। और टाइफाइड आते हैं, टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, कंटामिनेटेड वाटर वगैरह पीने से होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएंगे क्या आपका, देखिए डेंगू पे क्वेश्चन आ सकता है। डिजीज होता किसके कारण है, डेंगू वायरस के कारण। याद रखिएगा डेंगू एक वायरल डिजीज है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, काफी लंबा क्लास चल रहा है आज का। डेंगू एक क्या है, वायरल डिजीज है, डेंगू वायरस के कारण होता है। और ये एंडेमिक डिजीज के अंतर्गत आता है, यानी कि आपका नॉर्मली रेंज इसका क्या होता है कि आपको ये देखने को मिलता है कांस्टेंट प्रेजेंस में, भी पढ़े थे ना, एंडेमिक एपिडेमिक वगैरह सब चीज। और ये स्प्रेड होता है, फैलता है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के थ्रू। याद रखिएगा इसका पॉजिटिव एजेंट है डेंगू वायरस, ठीक है। लेकिन ये फैलता किसके कारण है, तो मच्छर के कारण। और कौन सा मच्छर, टाइगर मच्छर होता है, जिसको एडिस एजिप्टी मॉस्किटो कहते हैं, ठीक है। बाइट इन्फेक्टेड मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो के कारण फैलता है। इसमें प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, लगभग 70,000 के लमसम पहुंच जाता है। वैसे नॉर्मल काउंट प्लेटलेट्स का कितना होता है, लगभग 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में होता है। मलेरिया, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या, प्रोटोजोअन पैरासाइट, जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो सकता है, प्लाज्मोडियम ओवल हो सकता है, प्लाज्मोडियम मलेरी हो सकता है। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, प्लाज्मोडियम होता है, अलग अलग प्रकार का प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जो कि एक पैरासाइट होता है, ठीक है। लेकिन ये फैलता किसके कारण है, तो मच्छर के कारण फैलता है। इसमें वेक्टर बॉर्ड डिजीज है ना, वेक्टर के थ्रू फैलता है। कौन सा मच्छर के कारण, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण। किसके कारण, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेटनस, टेटनस किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है, जो कि एक्सोटॉक्सिन नाम का टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, बॉडी में अकड़न होता है और जॉ लॉक हो जाता है, ठीक है। लेप्रोसी, इट इज नोन एज हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज भी कहते हैं, और इसका कॉन्जेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। These are those disease which can be acquired। ये आपका टॉपिक पढ़ना जरूरी भी है, ठीक है, ताकि आप भी इससे ग्रसित ना हो जाए, क्योंकि इस उम्र में ही ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। एक्वायर्ड दैट ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल क्वांटिटी, कहीं मुंह काला भी करें तो सावधानी करें, ठीक है, सावधानी से करें। तो these are those disease which can be acquired and transmitted through sexual activity, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण फैलता है, उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एड्स, हेपेटाइटिस बी, सारा हेपेटाइटिस नहीं, 5 टाइप का होता है ना। हेपेटाइटिस बी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। सिफिलिस, गोनोरिया, है ना, ये सब चीजें हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती हैं, ओके। जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यदि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे, यानी कॉन्डम वगैरह नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, आपको बी होने का चांस रहेगा। जैसे कि सबसे पहले एड्स, एड्स क्या होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके होते किसके कारण था, एचआईवी वायरस के कारण, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस है, जो कि क्या है, एक रेट्रो वायरस है। और जो होता है आपका एचआईवी, और इसके लिए एड्स का जो टेस्ट होता है उसको एलिजा टेस्ट कहते हैं। एलिजा टेस्ट क्या कहते हैं, एलिजा टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें CD4 लिम्फोसाइट का संख्या कम हो जाता है, ठीक है, CD4 लिम्फोसाइट का संख्या कम हो जाता है। अब चैप्टर 5 में आता है हेल्थ सिस्टम एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। यहाँ से उतना सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। हेल्थ सिस्टम, जैसे कि इंडिया यूनियन है, लगभग 29 स्टेट और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। हर एक स्टेट अपना एक हेल्थ सिस्टम डेवलप करती है और उसको ये कहते हैं फिर अपने हिसाब से चलाती है। तो हेल्थ सिस्टम एक सेंट्रल लेवल पे अलग चलता है, ठीक है, जो कि पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत सबके बारे में, है ना। इस सब चीज़ को मैं ज़्यादा समय नहीं देने वाले बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा, वैसे तो हमारे गाइड में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। स्टेट लेवल पे पढ़ लीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ लीजिएगा, तीनों लेवल पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि कैसे हेल्थ सिस्टम जनरेट होता है। अब बात करते हैं, हाँ, ये वाला टॉपिक है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स याद रखिएगा 4 गो होता है, क्वेश्चन आ सकता है। आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, ठीक है। कौन कौन सा, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है, आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं। और हम लोग बात करेंगे तो अब कुछ खास ज़्यादा है नहीं हमारा। फार्माको इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत देख लीजिए, जो शुरुआती 4 चैप्टर से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इधर से उतना क्वेश्चन आता नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन वगैरह आप समझ सकते हैं, डिजास्टर क्या होता है,
डिजास्टर इज अ डिसरप्शन ऑन मैसिव स्केल, बहुत बड़े संख्या में मतलब चीजें क्षति हो तो उसको डिजास्टर कहते हैं। आइदर नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, या फिर ऑकरिंग इन शॉर्ट या फिर लॉन्ग पीरियड, या तो छोटे समय के लिए हो या तो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए हो। डिजास्टर कैन लीड टू ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हार्डशिप, मतलब इस तरीके का नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा बहुत आप जनरली लिख सकते हैं कि क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदा। अब फार्मा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन याद रखिएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, नाम से पता है पैसा कौड़ी का बात हो, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके बजट की लेकर के बात हो, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूज कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट यूटिलिटी, सारी चीजें कॉस्ट पे, कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि नहीं, कॉस्ट मिनिमाइज कितना कर सके, कॉस्ट का यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, जितने का दवाई है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, और ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में जितना सस्ता से सस्ता बनाया जा सके और जो भी बनाए वो वेस्ट ना हो। इट मेनली फोकसेस ऑन इकोनॉमिक एस्टिमेशन ऑफ ड्रग, इकोनॉमिक एस्टिमेशन पे फोकस करता है, ठीक है। ये हो गया आपका फार्माको इकोनॉमिक्स का ब्रांच। अब हेल्थ इंश्योरेंस पे कभी कदार क्वेश्चन आए हैं तो आप देख लीजिएगा हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। और अब मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अब हमारा क्लास थोड़ा बहुत देर में एंड हो जाएगा, देख लेते हैं भैया। अब कुछ नहीं है, चलिए ठीक है। अब मॉडल पेपर वगैरह हैं तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए, आई होप एक लंबा सा क्लास हुआ, आपको इस मेरे क्लास से काफ़ी बेनिफिट होगा, यकीन मानिए। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और आएंगे तो एक बार वीडियो में जरूर आकर के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपका सोशल फार्मेसी का पेपर बहुत अच्छा हो, और सोशल फार्मेसी का वीडियो हम लोग क्वेश्चन का पेपर का सोल्यूशन करवा देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छे से पेपर दीजिएगा, ऑल द बेस्ट, ओके बाय।